अस्सलामुअलैकुम। तमिलनाडु की सियासत इस वक्त अपने सबसे बड़े और दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। पूरे मुल्क की नजरें चेन्नई पर टिकी है, जहां एक्टर से पॉलिटिशियन बने जोसेफ विजय अपनी पार्टी टीवीके के साथ हुकूमत बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद अब असली सियासी खेल शुरू हो चुका है और हर घंटे इक्वेशंस बदलती नजर आ रही है। 234 मेंबर वाली तमिलनाडु असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए 118 एमएलए की जरूरत होती है। विजय की पार्टी टीवीके ने इलेक्शन में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। लेकिन सिर्फ बड़ी पार्टी बनाना काफी नहीं होता, असली इम्तिहान मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। इसलिए विजय लगातार तीसरे दिन गवर्नर से मिलने लोक भवन पहुंचे और अपनी तरफ से सपोर्ट लेटर सबमिट किया। विजय के साथ सीपीआई और सीपीआईएम के लीडर्स भी नजर आए, जिन्होंने ऑफिशियली टीवीके को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के 5 एमएलए भी विजय कैंप के साथ खड़े हैं। इस तरह अभी तक टीवीके कैंप के पास 117 एमएलए का सपोर्ट माना जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए एक और एमएलए की जरूरत है और इसी वजह से पूरी सियासत का फोकस अब वीसीके पार्टी पर आ गया है। वीसीके के पास 2 एमएलए हैं और अगर ये पार्टी टीवीके को सपोर्ट दे देती है तो विजय का नंबर सीधा 119 तक पहुंच जाएगा और हुकूमत बनाना ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। इसी वजह से चेन्नई में वीसीके ऑफिस के बाहर सपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई है और हर कोई इनके फाइनल फैसले का इंतजार कर रहा है। कहा जा रहा है कि शाम तक वीसीके अपना ऑफिशियल स्टैंड अनाउंस कर सकती है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके दोनों कैंप्स भी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। एआईएडीएमके के एमएलए रिजॉर्ट से चेन्नई लौट आए हैं और पार्टी लीडरशिप के साथ इमरजेंसी मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं डीएमके लीडर्स लगातार टीवीके पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि तमिलनाडु ने सालों बाद इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखा है, जहां हर एमएलए की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी सियासी हंगामे के बीच कांग्रेस भी अपनी बार्गेनिंग मजबूत करने में लगी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक टीवीके ने कांग्रेस को 2 मिनिस्टर पोस्ट और 1 राज्यसभा सीट ऑफर की है। तमिलनाडु कांग्रेस चीफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनना चाहती है और फाइनल फैसले दिल्ली हाईकमांड करेगी। यानी सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री और पावर शेयरिंग पर भी बड़े लेवल के नेगोशिएशन चल रहे हैं। वीसीके कैंप से भी डिप्टी सीएम पोस्ट और कैबिनेट बेर्थ की डिमांड सामने आई है, जिसने सियासी टेम्परेचर और बढ़ा दिया है। हर पार्टी अपनी पॉलिटिकल वैल्यू को मैक्सिमम यूज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त तमिलनाडु में हर एक एमएलए किंग मेकर बन चुका है। इसी बीच लेफ्ट पार्टी ने खुलकर कहा है कि वो टीवीके को सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि स्टेट में सियासी अनसर्टेनिटी खत्म हो और प्रेसिडेंट रूल लगने की नौबत न आए। सीपीआईएम लीडर्स ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी तमिलनाडु में बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से सेकुलर पार्टीज को एक साथ आना जरूरी हो गया। गवर्नर राजेंद्रा का रोल भी इस पूरे सियासी ड्रामे में बहुत अहम हो गया है। ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नर पर सवाल उठा रही है कि आखिर विजय को अब तक ऑफिशियली गवर्नमेंट फॉर्म करने को इनवाइट क्यों नहीं किया गया, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि गवर्नर अब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक क्लियर मेजोरिटी का प्रूफ सामने न आ जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विजय ने 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीता था और रूल्स के मुताबिक इन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। इसी वजह से टेक्निकल नंबर्स का गेम और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब हर नजर वीसीके के फाइनल डिसीजन और गवर्नर के अगले स्टेप पर टिकी हुई है। तमिलनाडु के लोग भी इस नए सियासी चैप्टर को बड़े एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। सिनेमा से सियासत तक का विजय का सफर अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ा है। अगर वीसीके सपोर्ट दे देती है तो विजय तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर औहद ले सकते हैं और स्टेट की सियासत में एक नए दौर का शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर नंबर्स पूरे नहीं होते तो सियासी क्राइसिस और गहरा हो सकता है। फिलहाल चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या विजय तमिलनाडु के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं। तो इसके अलावा इंडिया के अंदर जो हालात देखने को मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, इसकी गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की एक अहम ऑर्गेनाइजेशन यूएससीआईआरएफ ने एक बार फिर से इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी एक ऐसा मुल्क के तौर पर डिक्लेयर करने की सिफारिश की है जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल लगातार खराब होती दिख रही है। वॉशिंगटन में हुई इस बड़ी हियरिंग्स के दौरान कमिश्नर्स, लॉ मेकर्स, स्कॉलर्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने इंडिया में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स और दलित कम्युनिटीज के हालत पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। इस हियरिंग्स में यह भी कहा गया कि सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर रहने वाले तनकीद करने वालों और एक्टिविस्ट पर भी दबाव और रिप्रेशन के इल्जाम सामने आ रहे हैं। यूएससीआईआरएफ के चेयरपर्सन ने कहा है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम की सिचुएशन बेहतर होने के बजाय और ज्यादा खराब होती नजर आ रही। उन्होंने कहा कि 2026 के एनुअल रिपोर्ट में यूएससीआईआरएफ ने फिर से रिकमेंड किया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के कैटेगरी में डाले, क्योंकि यहाँ मजहबी आज़ादी से जुड़े मामलात में लगातार
सिस्टमैटिक और संगीन वायलेशन देखे जा रहे हैं। हियरिंग्स के दौरान ये भी कहा गया कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता हो और विक्टिम्स को इंसाफ मिलता हो, जिसकी वजह से इम्प्यूनिटी यानी बेवकूफ़ कल्चर और मजबूत होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि दुनिया भर में जो अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट नाम का एक असाइनमेंट सिस्टम है जो कत्लेआम का रिस्क जज करता है, उसमें इंडिया को हाई रिस्क कंट्रीज में शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्कॉलर ने कहा है कि इंडिया में सियासी और मजहबी जिंदगी में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि अथॉरिटेरियन रिजीम ने अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के फ्रीडम ऑफ रिलीजन खतरे में पड़ चुकी है और मजहबी आज़ादी धीरे धीरे कमजोर नजर आ रही है। सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि मुस्लिम के खिलाफ स्टेट लेड वायलेंस और इनकी हालात खतरे तक पहुंच गए हैं। इन्होंने असम और दूसरे स्टेट के बंगाली मुस्लिम का भी जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंटेड केसेस में ये देखा गया है कि कुछ लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेश बॉर्डर ले जाया गया और गन पॉइंट पर बॉर्डर के उस पार छोड़ दिया गया, जबकि उनमें से कई लोग कभी बांग्लादेश में रहे ही नहीं थे। नायक ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज का भी जिक्र किया और कहा कि इंडिया में रोहिंग्या कम्युनिटी को भी इसी तरह के ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि 2025 में इंडियन नेवी ने तकरीबन 40 रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अंडमान सी में फेरी के जरिए ले जाकर जबरदस्ती एक्सपेल किया था। हियरिंग के दौरान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर के प्रोफेसर अर्जुन सेठी ने ओवरसीज रिप्रेशन और डायपोरा एक्टिविस्ट के खिलाफ होने वाली एक्टिविटीज पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इंडियन अथॉरिटीज पर नॉर्थ अमेरिका में एक्टिविस्ट को टारगेट करने के इल्जाम लग रहे हैं। इन्होंने 2023 में सिख लीडर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का भी जिक्र किया और कहा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो ने दुनिया को बताया कि इंडियन गवर्नमेंट पर कत्लेआम ऑथोराइज करने और साउथ एशिया कैनेडियंस को टारगेट करने वाले ऑपरेशन के इल्जाम है। प्रोफेसर अर्जुन सेठ ने सिख अमेरिकन एक्टिविस्ट गुरपातवंत सिंह पनून का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका के ब्रुकलिन में इनके खिलाफ कत्ल प्लॉट एलिगेशन सामने आए थे। हियरिंग में मौजूद कई स्पीकर्स ने यह कहा कि इंडिया में माइनॉरिटीज और डिसेंटिंग वॉइसेस के लिए माहौल मुश्किल होता जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन मामलात को संजीदगी से देखना चाहिए। ये हियरिंग अब इंटरनेशनल लेवल पर एक नई डिबेट को जन्म दे रही है, जहां इंडिया के अंदर मजहबी आज़ादी, ह्यूमन राइट और माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन पर सवालात उठ रहे हैं। तो इसके अलावा हैदराबाद में सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है, क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स बंडी संजय के बेटे बंडी साई के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये मामला पूरे तेलंगाना और खासकर हैदराबाद में जबरदस्त चर्चा का मौजू बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट बशीरबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 74 और 75 के साथ पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 11 और 12 लगाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल की लड़की ने इल्जाम लगाया है कि हैदराबाद के बाहर एक फार्म हाउस में उसके साथ 2 अलग अलग मौकों पर जबरदस्ती की गई। कंप्लेन में यह भी कहा गया है कि लड़की को पहले अल्कोहल यानी शराब पिलाई गई और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत की गई। ये इल्जामात सामने आते ही सियासी माहौल में हंगामा मच गया और अपोजिशन पार्टीज ने भी इस मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ बंडी संजय के बेटे ने भी करीमनगर के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उसने लड़के और उसके वालिदैन पर इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन यानी धमकी और पैसों की डिमांड का इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि वह लड़की से कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मिला था और धीरे धीरे दोनों फैमिलीज के बीच अच्छे ताल्लुकात हो गए। उसने ये भी कहा कि दोनों फैमिलीज ने साथ में विजयवाड़ा, अरुणाचलम और तिरुमला जैसे मजहबी मकामात का सफर भी किया था। उसने अपनी कंप्लेन में यह भी लिखा है कि एक मौके पर उसने लड़के के वालिद को 50,000 रुपये भी दिए थे, लेकिन बाद में फैमिली ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली। साथ ही उसने यह भी इल्जाम लगाया कि लड़के की वालिदा ने पैसे ना देने की सूरत में खुदकुशी करने की धमकी दी। बंडी संजय के बेटे का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर यह कॉलेज के स्टूडेंट को अपने साथियों के साथ बुरी तरीके से पीट रहा था कॉलेज में घुसकर। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने भी सुबह के इस हाल में की कि वो अपने घर या कौम में अमन से हो और जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल तंदुरुस्त हो और दिन भर की रोजी इसके पास मौजूद हो, तो गोया इसके लिए पूरी दुनिया से मिट दी गई। तिरमिज़ी 2346। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।